एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों की ओट में शिकार सूंघती फिरती है तन्हा एक बिल्ली। कुदरत ने जिस चीज को जिस माहौल में पैदा किया है, अपने जिस्म के हर हिस्से को इस्तेमाल करते हैं। स्नो लेपर्ड्स की दुम तकरीबन 1 मीटर से तो कुछ ज्यादा है। ये अपनी बैलेंस उस पर बराबर करते हैं और बहुत ऊंचे से जब नीचे की तरफ आते हैं, वो आप पंखा की तरफ अपने दुम को घुमाते हुए नीचे बर्फ तक जंप मारा। उसकी नाखून तकरीबन 2.5 इंच के करीब हैं और वो उस वक्त इस्तेमाल करते जब वो शिकार के लिए हो। शिकार कुछ 6-6 घंटे 11-11 घंटे इंतजार करते हैं। जब भी जानवर उसको सामने आ जाए, वो रेवट के बीच में फिक्स जानवर को टारगेट करते हैं। वो जानवर को वो उसको गिराते हैं। वार खाली गया। किसी की मदद के बगैर खड़ी चट्टानों पर फुर्तीले आइबेक्स का शिकार करना कोई आसान काम नहीं। ये ऐसा मार्का है जिसे हुसैन अली खान बखूबी समझते हैं, क्योंकि कभी वो भी उनका शिकार किया करते थे। मैं और मेरे चाचा तो खुश भाई शिकारी है, बेहतरीन शिकारी। मैंने भी कोई 69 के करीब आइबेक्सेस मारा है। मगर इत्तेफाकन जब एक मोहब्बत से जुड़े खानदान पर नजर पड़ी, हुसैन अली खान की जिंदगी बदल गई। मुझे पहले तो नफरत था, क्योंकि मेरे शुरू के हिस्से में मेरे वालिद ने जो मुझे यॉक्स दिया था, उस यॉक्स को उसने मारा। फिर आहिस्ते आहिस्ते जब हम इस एरिया में चलता रहा, फिरता रहा, जब उनके बच्चों को मैंने देखा अपने आंखों से, कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं, दूरबीन से देखा, वो भी अच्छा दूरबीन नहीं था। अपने माँ के साथ वो इतने प्यार से खेलते थे, कलाबाजी करते थे, तुम गले में डालते थे, फिर वो माँ उसको पंजे मारते, फिर वो दूर जाते, फिर उसके अपने माँ के ऊपर जंप मारते। तो उसके बाद फिर मुझे ये उसके साथ मोहब्बत हो गई। उसके लिए बहुत सारे मुश्किलात थी। शिकार के लिए दूर जाते हैं, लोमड़ी या गोल्डन ईगल या खुद वो निकल के भूखे खतरनाक जगह में से गिर जाते हैं। जब आते हैं तो 2 बच्चे नहीं है या 1 बच्चा नहीं है। इतने ऊंचाई से 11-12 मरतबा वो अटैक करते हैं, या खुद मर जाते हैं या एक शिकार करते हैं।
जब वो मच्योर हो जाते हैं 1.5 साल का, फिर वो माँ जो हरकतें करते हैं वो भी वही हरकतें करते हैं, वो भी उसके साथ वो शिकार में शामिल हो जाते हैं। लोगों में अवेयरनेस के लिए मैंने जो कुर्बानी दिया, मेरे ख्याल में इस एरिया में पूरा अपने उम्र में किसी ने नहीं दिया। आई स्पेंड ऑल माई लाइफ विद वाइल्ड लाइफ। 22 साल में वॉलंटियरली रहा। हमने अपने बच्चों के टाइम को भी जंगली जानवर पर सर्फ किया, उनको बचाने के लिए सर्फ किया। मगर किसी का इश्क किसी के लिए जहरे कातिल है। एक आदमी का जरिया ये माल है, तो चिता कर उस माल को खाए तो उस बंदा को क्या करना चाहिए? हम पहली बार मीर जमान अली से सन 2016 में मिले, जब गिलगित पाकिस्तान में एक अकेले बर्फानी तेंदुए ने इनके 80 से जायद रेवड़ मार खाए थे। अभी ये जिंदा है, देखो जख्मी पड़ा है, ये सामने देखो। ये बस जख्मी है, ये भी नहीं बचेगा। शास्त्र नहीं कहता ना, वो जब मारे ना वो उसकी गर्दन में पकड़ते हैं। चिता के लिए जो बंदोबस्त करूंगा मैं करूंगा, ये साफ सुथरा मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई वो नहीं है। मेरा उम्र जनाब 60 साल हुआ है। मैं जनाब अपने बच्चों के लिए चारा दूसरे काम को छोड़ के जनाब इस माल को मैंने संभाला है, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने रोज़गार को। इसमें अब ये मेरा रोज़गार रोज़ाना अगर ऐसा ख़राब हो जाए तो क्या मैं स्लो लेपेट को क्या गले पे लगाऊं? इसमें इंसान को जनाब बहुत दुख होता है। पहले ये कि ठीक है ना, इसके स्लो लेपेट को हिफाजत करना चाहिए, लेकिन आप खुद सोचो कि आप खुद बोलो कि भाई क्या तुम आपको ऐसा अगर ये नुकसान हुआ तो आप क्या करेंगे? जब मुझसे मत पूछो आप क्या कहेंगे। स्नो लेपर्ड के लिए, पॉपुलेशन के लिए रिटेलिएटरी किलिंग जो है ये सबसे बड़ा थ्रेट है। जिब्रान खान गिलगित वाइल्ड लाइफ ऑफिस में काम करते हैं। इनके पास इसे रोकने का एक मंसूबा है। ये सब सोच के इसके बाद एक फैसला हुआ कि हम इनकी कंपनसेशन, लाइफ स्टॉक कंपनसेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं। जो भी लोग मार्सक कंजर्वेशन में इनरोल हैं उनको हम कंपनसेट करेंगे। अगर स्नो लेपर्ड कोई जानवर कोई इनका ज़ाया करता है तो इसका एक हमने एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया कि हम रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया कि रिपोर्टिंग होगी, उसकी कंपनसेशन बनेगी। इससे पहले भी स्मॉल माइक्रो इंश्योरेंस स्कीमें यहाँ पे मुख्तलिफ वैलीज़ में, एनजीओज़ में इंट्रोड्यूस किए हुए थे, लेकिन वो छोटे थे, उनका हुजूम छोटा था, पैसा कम था, तो लोगों को इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा था, तो लोग इतने ज़्यादा उससे सेटिस्फाई नहीं थे। इसके बाद फिर हमने सर जोड़ा कि हमने कहा कि ये परमानेंट कोई इसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। हमने इसके लिए सेंट्रल एंडाउमेंट फंड एक इस्टेब्लिश किया है। 15 से 20 करोड़ का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंडाउमेंट फंड। सीड मनी बैंक में ही रहेगी, जो इससे इंटरेस्ट आएगा उससे हम लोगों के कंपनसेशन पे करेंगे। तो ये एक साइकिल बना रहेगा। मेरे 25 भेड़ बकरी थे, कोई 8 खुश गए थे। फिर उनके साथ मेहनत किया, कोई नुकसान नहीं हुआ, बच्चों को संभाला तो ये बढ़ गया। एक वक्त में मेरा अपना 130 की 140 हो गया था 2016 में। उसी एक साल बना है उसने, बस कुल देखो ना, एक 83 माल खाया, एक 45 माल खाया। कुछ गाय मेरा खाया, मुंह पर खून लगा था। मुड़ के जनाब मेरे तरफ वो अपना मुंह को साफ करते हैं और ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं यार मेरे ऊपर। जो हमारे कोराल्स बने हुए हैं चरवाहों के, ये पुराने आउटडेटेड पुराने ज़माने के हैं, वो ओपन होते हैं ज़्यादातर। स्नो लेपर्ड छलांग लगा के अंदर आता है तो सारे जानवर उनके मार देता है।
ये मेरे मौशखाना है। पहले जाली नहीं था, अभी जाली लगा हुआ है, पहले ऊपर से घुसता था। तो हमने प्रेडेटर प्रूफ कोरल्स बनवाए हैं कम्युनिटीज़ के लिए। ये देखें ना, इसके ऊपर जाली शाली भी लगाई हुई है, तो मतलब इस पे एंटर नहीं हो सकता है कोई भी, स्नो लेपर्ड हो, कोई भी हो छलांग लगा के। साथ इसकी शेड बना हुआ है। अगर ये डिज़ाइन हम मज़ीद कम्युनिटीज़ में ले जाएं तो मेरे ख्याल में ये जो लाइफ स्टॉक पे अटैक्स हैं ये बहुत कम होंगे किसी हद तक। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो अगर ये हर्डर्स नहीं लेंगे, इनकी हम अब ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे, फील्ड में इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, तो ये अटैक्स भी ज़्यादा होंगे। वो पहला इस सेट पे सोने के लिए था, तो इसको मैंने वो किया, क्योंकि ये खिड़की जो था माल के, ये इसके मौशखाने की तरफ नहीं था, आवाज़ नहीं आता था। अभी उधर से उठाया इधर लगाया ताकि अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आवाज़ इधर आ जाए। इनके अपने जानवर खुले आज़ाद नहीं छोड़ने चाहिए। रात को टाइमली इनको वापस बंद कर लें और कोराल में आ जाएं, तो मेरे ख्याल में इनका नुकसान कम हो सकता है। सुबह उठ के इसको चेक करते हैं मौशखाना को, कहीं कोई ख़राबी तो नहीं है। ये देखो, ये स्लो पे ने इसको हमला किया था। कमज़ोर है उनको हरा के करीब रखते हैं, जो तगड़े हैं उनको आगे ले जाते हैं। इसके अलावा हमारे बाप दादा के दौर में हर शेपर्ड अपने साथ एक डॉग रखता था। अब शेपर्ड डॉग्स रखना कम कर दिया लोगों ने। शेपर्ड डॉग एक तो ये है कि अपने मालिक को, शेपर्ड को अलर्ट करता था, दूसरा ये है कि जो आगे प्रेडेटर आता था उसको भी ये चैलेंज देता था, तो इस तरह भी ये किलिंग्स कम होती थी। स्नो लेपर्ड इतने जानवर नहीं मारता है जितने ये जानवर बीमारी की वजह से मरते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक लॉस था। हम इनके इलाकों में आके वैक्सीनेशन करते हैं, इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि जो फार्मर है उसका जानवर बीमारी से मरता नहीं है। दूसरा ये है कि इन केस अगर कोई वायरल डिजीज़ है, एपिडेमिक डिजीज़ है, कहीं वो फैलने का उसका ख़तरा होता है, फ्रॉम लाइफ स्टॉक टू द वाइल्ड, वैक्सीनेशन हेल्पफुल होती है। अभी हम इस वक्त स्नो लेपर्ड के मस्कन के अंदर हैं। यहाँ हमें हो सकते हैं कि स्क्रैच का निशान, उसके निशानात मिलें, जिसमें स्केट्स हैं, जिसमें उसकी जो फिशेस हैं, और हो सकते हैं यहाँ कहीं शिकार किया हो उसने, यहाँ पर उसने अंट किया हुआ है और इसको उसने पूरा खाया है। देखिए जी, ये स्नो लेपर्ड का स्क्रैच है। अगर आप इसके ऊपर सर्च करेंगे तो इसके गिर्द आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे। ये फॉक्स का स्केट है, ये हो सकता है कि ये लिंक्स का हो, इसमें स्टोन मार्टन का भी फीसिस हैं, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें उसके साथ चलते हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि ये इतने चीज़ों को भी खुराक देते हैं। शिकारी और शिकार का तवाजुन पूरी तरह बिगड़ा महसूस हुआ जब 25 साल कबल हुसैन अली खान ने इन पहाड़ों को सर किया था। उस वक्त मुकामियों का ख्याल था कि जंगली हयात मवेशियों के बराबर थे। 6-7 दिन हमने नालों में लगाया, हमें कोई शिकार नहीं मिला। उस नाला से फिर दूसरे नाले की तरफ गया। जब देखा कि एक बंदा उसने 7 बड़े नर मारा, फिर हमें एहसास हो गया कि इनका तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है और हम अकेले भी क्या कर सकते। फिर हुकूमत पाकिस्तान के जो ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमारे साथ मिलकर पब्लिक के साथ और हर गांव में, हर जगहों में जो है ना, उन्होंने ख़वातीन से लेकर बच्चों से लेकर, कहीं बंदूक का आवाज़ आ गया, देखो किसने फायरिंग किया, कहाँ किया,
गैर कानूनी शिकार को रोकने की कोशिश में गिलगित रीजन ने बर्फानी तेंदुओं के अजली शिकार यानी आइबेक्स के शौकिया शिकारियों के लिए शिकार का इजाजतनामा जारी करना शुरू कर दिया, जो हजारों डॉलरों का था। कमाई का 80% हिस्सा समाजी बहबूद के लिए मुख्तस कर दिया गया। 95 में जब ये कंजर्वेशन का टूल जो इंट्रोड्यूस हुआ ट्रॉफी हंटिंग का, इसके बाद फिर कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन हुई, कम्युनिटीज़ में पैसा आया, हंटर्स आए, कम्युनिटीज़ को अवेयर किया गया कि ये हमारे नेचर का हिस्सा है, इनकी ना होने की वजह से हमारे इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स आती हैं। जब ये इकोनॉमिक इंसेंटिव इनको मिला तो उसके बाद कम्युनिटीज़ एक्टिवेट भी हो गई और एक्सेप्टेंस आ गया है वाइल्ड लाइफ का, और उनको पता चल गया कि यार ये इनके ज़रिए हम अपनी माशी हालत भी बेहतर बना सकते हैं, ये कुदरत का एक तोहफ़ा है, एक कुदरत की खूबसूरती है, इनका यहाँ होना लाजमी है। कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिला, और वहाँ कितने जो दूर से आते हैं, एक हंटर वो कितने आदमी इस्तेमाल करते हैं, उनको पैसे मिलते, पोर्टर को मिलते हैं, दुकानदार को मिलते हैं, गाड़ी वाले को मिलते हैं, होटल वाले को मिलते हैं, गेस्ट हाउस वाले को मिलते हैं, गाइड को मिलते हैं, स्किनर को मिलते हैं, और ये बहुत सारे उसके साथ पैसे वो भाजते हैं। तो इस वक्त हमारे केवियों में जो है ना आइबेक्स की जो ब्रीडिंग रेट है वो 30 लाख रुपये। पब्लिक इसको बचाने में अपना इस किरदार अदा करते हैं, हमारे साथ ताउन करते हैं। मारखोर फी शिकार $1 लाख जितनी खतीर रकम कमा कर देते हैं, यानी पाकिस्तानी मुकामी आबादियों के लिए 25 साल में $4.3 मिलियन। नतीजा ये निकला कि गिलगित बल्दिस्तान में इनकी तादाद दुगना होकर 2800 हो गई और आइबेक्स के रेवड़ों में जानवर बढ़कर 5000 हो गए। मारखोर और आइबेक्स के रेवड़ों की वापसी से बर्फानी तेंदुओं को भी आसरा मिल गया। हर एक बड़ी बिल्ली की बका के लिए इसकी हुदूद में 150 से 200 चौपायों की आबादी होनी चाहिए। और अगर वाफिर मिक़दार में जंगली शिकार मौजूद होगा तो वो पालतू मवेशियों पर हमलावर होने के लिए मजबूर नहीं होंगे। कंजर्वेशन जो हुआ ना, इसमें जनाब लोगों का ज़हन चाहिए। मैंने आपको पहले नहीं बोला कि गांव में किसी की तालीम के लिए कोई पैसा ज़रूरत हो, बीमारी होता है, कम्यूनिटी ने हर एक को कार्ड बनाया, चाहे वो बेवा है, लोगों का मोहब्बत हुआ है जानवरों के साथ, चाहे वो मारखोर है, चाहे स्लो लेपर्ड। ये सारा नुकसान झेलने के बावजूद मीर ज़बान अब बर्फानी तेंदुओं से नाराज नहीं। मैं उस चीता को मारता, मुझे बोलो आप, चीता का वो मेरा माल वापस आता नहीं आता ना। बस खुदा पे अगर बंदा ट्रस्ट करे ना, खुदा देता है। जनाब उस वक्त ऐसा था कि मेरे बच्चे पढ़ते थे, अच्छा उनकी फीस, घर के खर्चा इस चीज़ से उठाता था। अब ये मेरे बच्चे जनाब USA में है, तनख्वाहदार है वहाँ पे, और ये बेटा इधर अपना रोज़गार चलाता है, तो मैं रिलैक्स हूँ। स्नो लेपर्ड का मैं आपको एक ब्राइट साइड के बारे में बताऊंगा कि ट्रॉफी हंटिंग से भी ज़्यादा आजकल जो इस एरिया में स्नो लेपर्ड की साइटिंग का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। वाइल्ड लाइफ की साइटिंग, बर्डिंग, लोग आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, स्पेन से आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे हैं। मुश्किल से नजर आने वाली इस बिल्ली की एक झलक देखने के लिए मार्कियों ने 6300 किलोमीटर का सफर तय किया है। बर्फानी तेंदुआ मेरा ख्वाब है। मैं बर्फानी तेंदुए को देखने के लिए कई साल पहले से पाकिस्तान आती हूँ। कई बार कोशिश की। अब इसे वो शख्स मिल गया जो इन्हें ढूंढ लेगा। जब से मैं इनसे मिली हूँ, पाकिस्तान में मेरा वक्त
बहुत अच्छा गुजरा है, खास तौर से पिछले साल का अप्रैल। मैं उसी वक्त में वापस आई हूँ। बर्फ मौजूद थी और पिघलने लगी थी। सारे जानवर मौजूद थे। इस दौरान हमने बड़े मनाजिर देखे, इसीलिए मैं इसी वक्त में यहाँ दोबारा आई हूँ। बहुत गर्मी है, मैं हैरान हूँ। मैं तो सारे गर्म कपड़े ला रही थी, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। मुझे लगा था अब तेंदुए दिखाई देंगे। वो बर्फ पर आइबेक्स हैं, मगर यहाँ बर्फ नहीं है, मगर वो यहाँ हैं। बर्फ में ही रहने वाला बर्फ का ही जानवर है। तो जब गर्मी लगते हैं तो वो फिर अपने जिस शेडू में या गार में रहते हैं तो वो वहाँ से फिर निकलते नहीं हैं, और रात को ही निकलता है। रात को ही सुबह सूरज से पहले वो जो है ना एकदम उसके अंदर चले जाते हैं, फिर उसको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम छोटे थे तो उस वक्त ज़्यादा बर्फबारी होती थी। बहुत सारे जगहों में ग्लेशियरों से हमें गुजरना पड़ता था, क्योंकि हम बकरियों के साथ जाते थे। अब वो ग्लेशियर खिसकते खिसकते पीछे की तरफ गया हुआ है, बहुत नजदीक था। गर्मियों में कभी कभार ऐसे बारिश होते हैं कि वो लोगों की रैलियां आने लगते हैं, और कहीं देखो कभी बारिश ही नहीं हुआ। वहां पर दरख्तें भी सूख गए हैं और घास तो भी सूख गए। अब समझ से बाहर हो। हतमी तौर पर कोई नहीं जानता कि कितने बर्फानी तेंदुए बाकी बचे हैं, मगर ये तय है कि मौसमियाती तब्दीली इनके कुदरती मस्कन को 1/3 तक कम कर देगी और खतरा इनके सरों के करीब मंडलाने लगेगा। तकरीबन 4-6 हजार या 500 और बर्फानी तेंदुए जमीन की इस छत पर अब भी गश्त करते हैं। 200 या 400 जुनूबी पाकिस्तान में घूम रहे हैं। अंदाजन इस खराबे में आज भी कुदरत अपने हुस्न के जलवे दिखाती है उन्हें, जो सब और इस्तिकामत के कायल हैं। बिलाखिर मारिको और हुसैन को दुनिया की सबसे अनदेखी बिल्ली की एक झलक नसीब हुई। उन्होंने मुझे बर्फानी तेंदुए के बेहतरीन मनाजिर दिखाए हैं। इनका तजुर्बा और उनकी नजर कुछ और ही है। मुझे तो रूहानियत महसूस होती है। एक और ग्रुप ने आना है, ये मैसेज देंगे कि हाँ हमने स्नो लेपर्ड देखा है, तो ताकि वो भी आ जाए। तो हमें भी खुशी होता है कि हम कोशिश करें कि इनको स्नो लेपर्ड दिखाए, जिससे ये भी खुश हो और हमारे पाकिस्तान में उसकी इनकम आता है। हमें देते हैं, गाड़ी वालों को देते हैं, बाज़ार में सामान ख़रीदते हैं, होटल में रहते हैं। तो ये सारे चीज़ बेनिफिट जो है ना हमें एक ग्रुप से मिलता है। अपने बच्चों के फ्यूचर हमने जितना तक पढ़ाना था पढ़ाया हूँ, और अभी जो मेरे बच्चे मेरे पीछे ये बचाने के लिए, इसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। ये इसकी बाल देखो, बाल भी है, वो हवा हिला रहे हैं हल्का हल्का इसको, और ये काले काले जो उसकी सेंट मार्किंग है इधर। ये जितने भी तकलीफदा ज़रूर हो, जब यहाँ हम नहीं आते हैं तो दिल खुश नहीं होता है। इसके यहाँ नेचर जो है, इसके खूबसूरत पहाड़, हमारे गिर्द स्नो पार्टी, स्नो कोक्स की आवाज़ आते हैं, इधर गोल्डन मरमुत आवाज़ें विस्लिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना ये चिड़िया यहाँ पर आवाज़ें निकालते हैं। तो ये नेचर का हिस्सा है, और यहाँ इतना शोर नहीं, क्राउड नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स कुदरत की खूबसूरती का नज़ारा है।
वो हमें हमारे दिल बाग बाग। गिलगित बल्तिस्तान बायोडाइवर्सिटी हब है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक डाइवर्स वाइल्ड लाइफ मिलेगी। ब्लू शीप, आइबेक्स, देन स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, मार्कोपोलो शीप, मतलब एक फुल कंप्लीट पैकेज है गिलगित बल्तिस्तान। न सिर्फ ये अंगुलेट्स और मैमल्स का, बर्ड्स का भी एक हब है। ऑलमोस्ट 360 बर्ड स्पीशीज अब तक यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं। मैं जितनी एफर्ट कर सकूँ मैं करूँगा इसमें कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को एक सेफ हेवन, एक सेफ प्लेस दे दें, एक सेफ हैबिटेट दे दें, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो भी वाइल्ड लाइफ का एक हैबिटेट है। मेरा दिल करता है कि यहाँ पे रोड साइड पे आइबेक्स क्रॉस कर रहे हों, स्नो लेपर्ड की डायरेक्ट आराम से साइटिंग हो, लद्दाख उड़ियाल नज़र आ रहा हो, बर्ड्स नज़र आ रहे हों, एक हेवन बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। वक्फे से पहले आप देख रहे थे बामी अर्ज़ की बाज़ गश्त, और ये बाज़ गश्त आपको सुनाई दी या नहीं दी ये बहुत मानी रखता है। बहुत ही खूबसूरत दस्तावेजी फ़िल्म थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और स्नो लेपर्ड को हमने देखा कि क्या खूबसूरत और शर्मीला सा जानवर है। और इसके अलावा स्नो लेपर्ड के हवाले से बड़ी बुनियादी और बड़ी अहम मालूमात हमें इस दस्तावेजी फ़िल्म से हासिल हुई हैं। मेरे साथ अब्दुल्ला साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं इस दस्तावेजी फ़िल्म के, और कंजर्वेशनिस्ट हैं इजाज़ुर रहमान साहब। इन दोनों से बात करते हैं। अब्दुल्ला साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। मुझे बताइएगा कि इसका जो नाम है, थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दीजिए। बड़ा खूबसूरत नाम है, शैडोज इन द स्नो। ये नाम आपने क्यों रखा और इसके पीछे क्या मानवियत है? हमने ये नाम इस वजह से रखा है स्नो लेपर्ड के बिहेवियर को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा कैट है, वाइल्ड कैट है, जिसको कहा जाता है होली ग्रेल ऑफ वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग। बहुत कम साइंटिस्ट ने जिन्होंने कई साल इन पे काम किया है, उन्होंने भी बहुत कम दफ़ा इसको वाइल्ड में देखा है। और ना सिर्फ इसको देखना वाइल्ड में मुश्किल है क्योंकि इसके कैमोफ्लाज की वजह से, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो भी एक शर्मीली बिल्ली की तरह है। क्योंकि जिस तरह हुसैन अली खान इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये एक बहुत शर्मीला सा जानवर है। और अगर आप दूसरे वाइल्ड कैट्स को देखें, लेपर्ड्स, बिग कैट्स को, लायंस, उनको देखें, तो उनके आपको रिकॉर्ड्स, इंसिडेंट्स मिलेंगे जहाँ पर उन्होंने इंसानों पर हमलों के आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे। लेकिन स्नो लेपर्ड का एज सच कोई रिकॉर्डेड इंसिडेंट नहीं है जहाँ ये एग्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी ह्यूमंस की तरफ। बल्कि आप इसको वाइल्ड में देखेंगे तो इसका बड़ा एक प्यारा सा बिहेवियर है कि ये जहाँ भी होगा ये पीछे थोड़ा सा चला जाता है और उन्हीं पहाड़ों में जो है गुम हो जाता है, फिर आप इसको नहीं देख सकते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये नाम मुंतखब किया है। बहुत खूबसूरत। एजाज साहब आप बताइए कि ये जो इसका बिहेवियर है, स्पेशली ये जो हंटिंग जो करता है, आइबेक्स को शिकार करता है, एक तो ये बहुत ही वर्टिकल हमने देखा है कि बहुत ही मुश्किल इसकी ज़िंदगी है, और इसी डॉक्यूमेंट्री में बताया जाता है कि इतना मुश्किल है इसके लिए शिकार करना भी कि ये या खुद मर जाता है या ये शिकार हो जाता है। मतलब ये कि बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी है स्नो लेपर्ड की, और ऊपर से डेफिनेटली जब तक हम उसको महफूज एक एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो उसके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होंगी। इसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जिसमें ये हंटिंग करता है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली स्नो लेपर्ड जो है ये वन ऑफ द लीस्ट स्टडीड कैट है बिग कैट्स में इस पे, और जो इसकी स्टडी की जो स्कैर्सिटी है, क्योंकि ये मतलब इतना स्टडी नहीं हुआ है क्योंकि ये रगेड माउंटेन्स में रहता है, रिमोट इनएक्सेसिबल एरियाज में। और बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, इसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है हंट करना। ये एक एम्बुश प्रेडेटर है और मतलब इन माउंटेन्स में ये छुप के शिकार करता है। और इसके जो मेन प्रे है वो ब्लू शीप है और आइबेक्स, और पाकिस्तान में मारखोर आइबेक्स और अर्गली शीप है। जबकि बाकी इलाकों में दूसरी जो रेंज कंट्रीज हैं, 12 कंट्रीज में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पाया जाता है, वहाँ अर्गली शीप का भी करता है। पाकिस्तान में इसके 3 प्रे मेजर जो प्रेज हैं जो नेचर वो मारखोर, ब्लू शीप और आइबेक्स है। तो ये एक हंट मतलब 7 to 10 डेज में ये एक हंट करता है।
और फिर उसको मतलब कंज्यूम करता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि इसकी जितनी मतलब ये इसके हर मतलब 100% सक्सेसफुल नहीं होता। 80% मतलब फ्यूटाइल एफर्ट के बाद एक हंट जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सर्वाइवल कितना मुश्किल है इसके लिए। एजाज साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो बहुत सारे मवेशी खाने हैं उनमें घुस जाता है, इसकी वजह ये है कि इसको हंटिंग के लिए जिस तरह मारखोर की आपने बात की है या आइबेक्स की, इसको अवेलेबिलिटी का मसला है, यानी वो कम हो गया, इसके लिए अब शिकार कम हो गया है तो ये मवेशी खानों की तरफ जाता है और फिर मवेशियों को मारता है, क्या ये वजह है? बिल्कुल। इसके दो फैक्टर्स में हम देख सकते हैं। एक तो नेचुरल प्रे जो है वो कम हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। जो आइबेक्स और मार्खोर हैं, इसका जो नेचुरल प्रे है वो कम हो रहे हैं, और तो ये फिर अल्टीमेटली रिजॉर्ट टू डोमेस्टिक लाइवस्टॉक, उस पे हमले करते हैं। दूसरा ये हो रहा है कि हम इसके हैबिटेट में एनक्रोच कर रहे हैं, ह्यूमंस जो हैं अपने लाइवस्टॉक को लेके, जो हमारे पास्चर्स हैं, हाई पास्चर जो बेसिकली इसके हैबिटेट हैं, हम वहां ग्रेजिंग के लिए अपने लाइवस्टॉक को ले जाते हैं। तो इसके दो इम्पैक्ट होते हैं। एक तो ये है कि जो कंपटीशन है फॉडर के लिए, वो जो खुराक है, जो घास फूस वगैरह जिन पे अंगुलेट्स जो उनको खाते हैं, वो कम हो जाता है प्रे के लिए, तो प्रे उस जगह से खत्म हो जाते हैं। दूसरा, जब ये एनक्रोच करके उसके हैबिटेट में घुस जाते हैं तो फिर स्नो लेपर्ड ह्यूमन स्नो लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, फिर वो लाइवस्टॉक की तरफ ज्यादा अटैक्स ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। अब्दुल्ला साहब, आपने जिस तरह कि शुरू में कहा और आपकी डॉक्यूमेंट्री में भी एक बहुत ही शर्मीला जानवर है और बहुत सारे लोग आते हैं इसकी एक झलक देखने के लिए, और मतलब 6-6 महीने जो हैं वो फिर पहाड़ों में रहते हैं। आपने ये जितने खूबसूरत शॉट्स हैं, जितने खूबसूरत हमने मंजर देखे हैं इस डॉक्यूमेंट्री में, आपको कितना वक्त लगा और कितनी मुश्किल मतलब उसका सामना करना पड़ा, और किस कदर एल्टीट्यूड पे आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं, किस एल्टीट्यूड पे आपने ये शूट की? बड़ी मुश्किल से हमें टाइम मिला, कोई 2 महीने का, कि हमने उसमें पूरी अपनी फिल्म मेकिंग करनी है। तो ऑफ कोर्स रगेड माउंटेन्स हैं, हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज़ की। हम वैलीज़ में भी गए, हम 2-2 दिन ट्रैक करके भी गए, हमने रोड साइड से भी फिल्म करने की कोशिश की। और दिलचस्प बात यह है कि जो सबसे बेहतरीन शॉट्स हैं, जो आपको स्नो लेपर्ड चलता हुआ दिखाई देगा, कैमरे की तरफ देख रहा है बिल्कुल आई लेवल पे, वो शॉट मुझे एग्जैक्टली आखिरी दिन मेरे फिल्म मेकिंग के मिला, बिकॉज आफ्टर दैट डे वी वर नॉट अलाउड टू स्टे इन द नेशनल पार्क। और हमें कहा गया था कि ये जगह खुंजरा भी है। तो पूरे 2 महीने की जिद्दोजहद जो थी वो हमें आखिरी दिन रिवॉर्ड हुआ। हमें मिले वो शॉट्स जो कि मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी के बड़े मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, जहां पर मैं बिल्कुल अकेला उस स्नो लेपर्ड के सामने बैठा था इन अ हाइड, और वो मुझसे कोई 30-40 मीटर दूर था अपने शिकार के साथ। और ऑफ कोर्स एक इमोशनल मोमेंट होता है जब आप इतना सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं। ऑफ कोर्स कंडीशंस वहाँ पे बहुत टफ हैं, -15, -18 जब भी हम सुबह उठते थे वी हैड टू जंप ताकि अपना ब्लड फ्लो को सर्कुलेट करें। हमारे पैर जो थे वो फूल चुके थे, जब हम वापस आए थे तो फूले हुए थे जब हम फिल्म मेकिंग से वापस आए थे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, फिर एक दफ़ा मुबारकबाद, बहुत खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म थी।